CSS बैकग्राउंड इमेज। बैकग्राउंड इमेज अगर आपने कॉल करना है तो आप लिखेंगे बैकग्राउंड इमेज और आपने डिफाइन करना है URL। ये हम लोग कहाँ देख रहे हैं, इंटरनल CSS के फॉर्म में। ठीक है, तो बॉडी क्या है, सेलेक्टर, एलिमेंट सेलेक्टर, और हम एंटायर बॉडी के अंदर एक इमेज को कॉल करें। तो बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी स्पेसिफाइज एन इमेज टू यूज एज द बैकग्राउंड ऑफ एन एलिमेंट। सो सेट द बैकग्राउंड इमेज फॉर पेज। तो पेज में अगर आप सेट करना चाहते हैं तो आपको बॉडी सेलेक्टर का यूज़ करना है। आप यहाँ पर लिखेंगे बैकग्राउंड इमेज। ध्यान रखेंगे जब टू वर्ड्स आएंगे तो यहाँ पर स्पेस को मेंटेन करेंगे हाइफन के साथ। ठीक है, नेक्स्ट URL आप पास करेंगे और जो भी आपका इमेज का URL होगा उसको विदाउट इन्वर्टेड कोड आपने ब्रैकेट में स्टोर करना है। और जब आप उसको आउटपुट करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका इमेज डिस्प्ले हो रहा है। अब इमेज आप नोटिस करेंगे तो ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है एक तरह से, दिखाई दे रहा है जॉइंट आपको। तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं पहले भी नॉर्मल HTML के अंदर कि अगर हमारा इमेज का साइज बॉडी के साइज से अगर स्मॉलर होगा तो उस केस में वो रिपीट होगा। सो व्हेन यूजिंग अ बैकग्राउंड इमेज, यूज एन इमेज दैट डज नॉट डिस्टर्ब द टेक्स्ट। इसका खास ध्यान रखना है क्योंकि हो सकता है कि आपने कोई ऐसा इमेज चूज कर लिया जो बॉडी के ऊपर जो कंटेंट आपने लिखा है उसको डिस्टर्ब करे। कंट्रास्ट का इश्यूज आ जाए वहाँ पर। तो जैसे यहाँ पर इसमें कंट्रास्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं है। The background image can also be set for specific element like the P element, जो कि हमने HTML में भी ट्राई करके देखा हुआ है। तो आप यहाँ पर पैराग्राफ को भी बैकग्राउंड इमेज ऑफर कर सकते हैं इस तरह से। तो आप यहाँ नोटिस करेंगे इस पैराग्राफ में बैकग्राउंड इमेज कॉल हो गया। अब आपको ये तो पता है ना कि पूरे विड्थ में क्यों आया, या नहीं पता है? हमने दो तरह के एलिमेंट पढ़े थे ना, इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट। तो ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं, वो फुल विड्थ को कवर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भले से हमारा सेंटेंस सिर्फ इतना है ना, बट ब्लॉक है ना पैराग्राफ, यानी कि जब भी हम लोग एक से ज़्यादा पैराग्राफ बनाएंगे तो क्या होगा, न्यू लाइन क्रिएट होगा। तो क्या हुआ कि ये ब्लॉक एलिमेंट होने की वजह से फुल विड्थ को कवर कर रहे हैं। ठीक है, दैट्स वाई ये यहाँ तक है। हाँ, अगर आपको बोला जाए कि नहीं हमें तो जितना मैटर है उतना ही रखना है, तो P को आपने लिखना होगा इन लाइन ब्लॉक। उस केस में तो जितना मैटर होगा उतना ही बैकग्राउंड में इमेज होगा। नेक्स्ट समझेंगे रिपीटेशन को किस तरह से कंट्रोल करना है। CSS बैकग्राउंड रिपीट। बाय डिफॉल्ट द बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी रिपीट्स एन इमेज बोथ हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। सम इमेजेस शुड बी रिपीटेड ओनली हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली और दे विल लुक स्ट्रेंज लाइक दिस। तो जैसे कि हमने यहाँ पर एक इमेज को कॉल किया ट्रांसपेरेंट ग्रेडियंट के नाम से, और आप यहाँ नोटिस करेंगे कि हमारा इमेज पहले हॉरिजॉन्टल रिपीट हुआ और उसके बाद फिर वर्टिकल रिपीट होना स्टार्ट हुआ। बट अगर हम लोग इस इमेज को ध्यान से देखें तो ये सिर्फ एक 1 पिक्सल की इमेज है। अभी ओपन हो जाएगा ये। फोटोशॉप, क्या बात है, यहाँ देखिए दिखाई दे रहा है। तो इमेज के पास एक हाइट है लेकिन थिकनेस कितना है, 1 पिक्सल। तो 1 पिक्सल पहले क्या हुआ, हॉरिजॉन्टली रिपीट होना स्टार्ट होगा। अब उसको लगता है कि बॉडी में नीचे भी स्पेस रिमेनिंग है तो फिर वो वर्टिकल भी रिपीट होगा, यानी कि एक्स और वाई तो दोनों एक्सिस में आपका ग्रेडियंट जो है वो रिपीट हुआ है। बट अगर हमें ग्रेडियंट कॉल करना होगा तो हमें इस तरह से रिपीट नहीं कराना होगा। हम चाहेंगे सिर्फ एक एक्सिस में, या तो एक्स में या वाई में। तो उसका कंट्रोल भी आपको मिलेगा इसके अंदर। इफ द इमेज above is repeated only horizontally, तो आप चाहेंगे रिपीट x। बाय डिफॉल्ट रिपीट एक्टिव होता है आपका, आपने क्या लिखना है, रिपीट हाइफन x। अब ये x एक्सिस में रिपीट होगा ओनली इस तरह से। ठीक है, टू रिपीट एन इमेज वर्टिकली सेट द बैकग्राउंड रिपीट एक्सिस, आपने क्या करना है, y। नेक्स्ट, अगर आप चाहते हैं रिपीटेशन हो ही ना तो उस केस में आप क्या डिफाइन करेंगे, नो रिपीट। ठीक है, अब इस केस में आप क्या देखते हैं, इमेज जो हमारा पेपर वाला था वो सिंगल टाइम रिपीट हुआ और उसके बाद में स्टॉप हो गया इस तरह से। 10 मिनट का पता है ना, तो पहले निकलो। जॉब पे जाओगे तो वहाँ पर बोलोगे मैं लेट हो गया ट्रैफिक की वजह से, कुछ भी हो वो मतलब नहीं है। देखो ध्यान रखना, जिंदगी एक ट्रेन की तरह है, इस बात को ध्यान से समझो। बैठ जाओ, जब आप रेलवे स्टेशन पहुंचोगे ना या फ्लाइट पकड़ने जाओगे, पहले भी निकल सकती है, ऑन टाइम भी निकल सकती है और लेट भी निकल सकती है। तुम्हें वहां पर पहले पहुंचना है।
ऐसे बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो उठाकर देख रहे हैं, लोगों को 10-10 लाख रुपए के नुकसान हो गए इस एटीट्यूड के चक्कर में। तो वहाँ तुम ये नहीं कह सकते ट्रैफिक, तभी तुम्हारी प्रॉब्लम, तुम्हारे चक्कर में सबको थोड़ी ना रोकेंगे वो लोग। तो इसको बदलो अपने तरीके को। अगर तुम्हें लगता है ट्रैफिक है तुम्हारे रूट पर, तो 15 मिनट पहले निकलो घर से, 1 घंटा पहले निकलो घर से। चेंज करो इस तरीके को। कल को जॉब पर जाओगे, कोई एक्सक्यूज नहीं सुनेगा, नमस्ते कर देंगे तुम एक दिन में। तुम्हें बार बार समझा रहा हूँ, समझ ही नहीं आता। कल को तुम एक बिजनेसमैन बनोगे, तुम एक्सेप्ट करोगे तुम्हारे यहाँ पे कोई लेट पहुंचेगा, तुम्हारा तो काम तुम्हारा हैम्पर होगा, तुम्हारी मशीन ऑन ना हो, बताओ। तो फिर समझो इस चीज को यार, बार बार तुम छोटे बच्चे नहीं हो, समझाना पड़ेगा। मारुति हर महीने 1.5 लाख गाड़ी बेच रहा है, ट्रैफिक बढ़ेगा घटेगा नहीं, तो क्लियर है, सीधी सी बात है। हर महीने 1.5 लाख गाड़ी बेच देता है दिल्ली के अंदर। अब आप समझ जाओ कि ट्रैफिक घटना है बढ़ना है, चाहे कितनी मेट्रो के रूट बन जाए, ट्रैफिक बढ़ेगा घटेगा नहीं। बच्चे पैदा होने बंद नहीं हो रहे, पैदा ज़्यादा होते मरते कम है। गणित समझ में आता है, तो ध्यान रखो इस चीज़ को। जो लोगों की बेवकूफ़ी, अरे यहाँ से एक मेट्रो निकल जाएगा ट्रैफिक कम हो जाएगा, और बढ़ जाता है ट्रैफिक। फिर जितने दिन कंस्ट्रक्शन चलेगा रोड का क्या होगा हाल, ब्लॉक हो जाएंगी, ट्रैफिक और बढ़ेगा। ये कुछ नहीं होने वाला कम भाई, अर्थ उतनी है साइज में, लोग बढ़ते जा रहे हैं। तुम्हें वक्त से पहले होना है। तुम टाइम पर हमेशा आते हो, लेकिन भाई मेरे को इरिटेशन होती है क्लास में। 9-10 तक मैं सबका वेट करता हूँ मैं, और आज भी मैंने 9-11 पे लेक्चर स्टार्ट किया। तो नो रिपीट का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपको। अगर रिपीटेशन रोकना है तो नो रिपीट मेंशन करो उसके अंदर। नेक्स्ट, बैकग्राउंड पोजीशन। अगर आपको लगता है कि इमेज को हमने रिपीटेशन को कंट्रोल कर लिया, बट इमेज क्या होगा बाय डिफॉल्ट, लेफ्ट और टॉप में आएगा। अब लेफ्ट और टॉप क्यों का डिफॉल्ट, क्योंकि हम लोग यूएस इंग्लिश में हम लोग लेफ्ट और टॉप से बिगिनिंग करते हैं और राइट की तरफ जाते हैं, है ना। आप इसको चेंज कर सकते हो कि भाई हो सकता है कि मुझे बैकग्राउंड में इमेज को राइट और टॉप में पुट करना हो, तो आपने क्या लिखना है, बैकग्राउंड पोजीशन राइट और टॉप। ध्यान रखना एक्स पहले आएगा, वाई बाद में आएगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट इसमें एग्जांपल होगा। रिपीट के बाद अटैचमेंट। अटैचमेंट प्रॉपर्टी, यानी कि यहाँ तक सब नॉर्मल है, ये आप देख चुके हैं। अटैचमेंट मतलब फिक्स, बाय डिफॉल्ट इसको क्या होता है, स्क्रॉल। अगर मान लीजिए आपके पेज में कंटेंट बहुत ज़्यादा है और बैकग्राउंड में इमेज है, तो जब आप स्क्रॉल करेंगे पेज को तो इमेज उसी के साथ स्क्रॉल हो जाएगा। बट हम चाहते हैं कि हमारा बैकग्राउंड में इमेज जो है वो लॉक रहे, तो आप देख सकते हैं मैटर स्क्रॉल हो रहा है, बट बैकग्राउंड में इमेज क्या फिक्स है आपका। अगर हम इसमें चेंजेस कर दें या हम इस प्रॉपर्टी को डिफाइन ही ना करें, पेज को रिलोड कीजिए, क्या दिखाई दे रहा है, कंटेंट के साथ बैकग्राउंड भी स्क्रॉल हो रहा है आपका, इस तरह से। तो ये स्क्रॉल वाला मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बैकग्राउंड की जितनी भी हमने प्रॉपर्टीज डिफाइन की हैं, इनको शॉर्ट हैंड में कैसे लिखें। यानी कि आपको ये ऐसे डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, इमेज, रिपीट, पोजीशन, अटैचमेंट। आप इसको वन गो में इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हो। तो क्या है, इंस्टेड ऑफ राइटिंग लाइक बैकग्राउंड, इमेज, रिपीट, पोजीशन एंड अटैचमेंट, यू कैन यूज द शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी ओनली बैकग्राउंड। आपको कुछ नहीं लिखना। बैकग्राउंड में हमने जैसे क्या डिफाइन किया, कलर, इमेज, रिपीटेशन एंड पोजीशन। आप इस सिंटेक्स को अगर आप चेक करेंगे तो सारे काम हो रहे हैं, कलर भी है, पोजीशन भी चेंज हुआ है, बैकग्राउंड इमेज भी अवेलेबल है, और कंट्रोल यू करके आप देख सकते हैं आपका यही कोड लिखा हुआ है यहाँ पर, है ना। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ, हमारे सारे काम हो गए, पहले भी हो रहे थे। लेकिन अगर आप एक वेबसाइट बनाओगे तो एक CSS तो होगा नहीं, बहुत सारे CSS होंगे। तो इस अप्रोच से क्या होगा, फाइल साइज काफ़ी लाइट हो जाएगा, कोड फास्टली एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे आप गूगल ओपन करो और कंट्रोल यू प्रेस कीजिए, आप नीचे नोटिस करेंगे यहाँ पर हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग दिखाई दे रहा है आपको, ये देखिए यहाँ पर। तो ये कोड हॉरिजॉन्टल क्यों लिखते हैं, लाइन बाय लाइन क्यों नहीं लिखते हैं, क्योंकि
ध्यान रखना एक लाइन कितनी भी लंबी हो उसको रीड करने में उतना ही टाइम लगेगा। अगर आप उस लाइन को 10 लाइन में ब्रेक कर दोगे तो आपका टाइम बढ़ जाएगा। लाइन की लेंथ कितनी भी हो सबसे जल्दी रीड होगा। तो किसी भी फेमस वेबसाइट का जब आप कोड उठाओगे वो लोग एक लाइन में कोड लिखना पसंद करते हैं। यहाँ जाओ, अब देखो फ्लिपकार्ट है, दिखाई दे रहा है, एक ही लाइन में पूरा जावास्क्रिप्ट का लॉजिक लगा हुआ है। ठीक है, नीचे और भी कोड होंगे, ऐसा नहीं कि नहीं है, कुछ और कोड भी हो सकता है नीचे। देखो यहाँ पर और भी कोड चल रहा है ना। तो ये एक लाइन में है और ये देखो कितना लेंदी कोड है। अगर हम लोग यहाँ तक आते हैं तो इसमें और कोड कोई नीचे होगा जिसका यहाँ पर आपको देखने दिए, देखिए चल रहा है ना जावास्क्रिप्ट। तो इतना लेंदी कोड है। अब यहाँ पर अगर हम लोग वर्टिकली देखें तो कितना कोड है 1399। अगर आप यहाँ पेज को टॉप में आके रैप कर दोगे तो देखो कितना सारा कोड है इस पेज के अंदर। अब अगर कोड को ऐसे रेंडर करा जाएगा तो ब्राउजर को उसको पढ़ने में बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, बट सिंगल लाइन में होने की वजह से क्विकली रीड होता है और क्विकली रेंडर भी होता है आपका कंटेंट। ये देखिए इतना कोड है इसमें, जो सिंगल लाइन में था ना वो सारा कोड ही है। तो अब आप लोग CSS सीख रहे हैं तो मैं आपको सिखाऊंगा कैसे आप उसको लिखने के बाद में चेंज कर सकते हैं। इसको बोलते हैं कोड कंप्रेशन। सो इस एग्जांपल हमने क्या क्या सेट किया, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड रिपीटेशन। ठीक है, अटैचमेंट हमने नहीं डाला, आप अटैचमेंट डाल सकते हैं। ये क्या है, ऑर्डर में आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको यहाँ पर पोजीशन को फिक्स करना है तो रिपीट और पोजीशन के पहले आपको यहाँ बीच में फिक्स लिखना होगा। बाय डिफॉल्ट तो स्क्रॉल होता ही है। ठीक है, फ्लो है, सबसे पहले क्या होता है, कलर, देन इमेज, देन रिपीटेशन, देन अटैचमेंट, देन पोजीशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे CSS में बॉर्डर की। बॉर्डर आप लोग ऑलरेडी HTML में पढ़ चुके हैं, हमने वहाँ पर स्टाइल भी डिस्कस किए थे। ठीक है, उसी का रिवीजन है। CSS border properties allow you to specify the style, width and color of an element's border। बॉर्डर आप किसी भी एलिमेंट को दे सकते हो, चाहे वो पैराग्राफ हो, बॉडी हो, डिव हो, किसी को भी दे सकते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर डिफाइन किया, आई हैव बॉर्डर्स ऑन ऑल साइड्स। तो जैसे अगर आप कोड में जाएंगे और ये स्टेटमेंट हमने किसके ऊपर लिखा, पैराग्राफ के ऊपर, आई हैव अ रेड बॉटम बॉर्डर, हमने क्या लिखा, बॉर्डर फ्रॉम बॉटम। अगर आप बॉर्डर लिखते हैं ओनली तो बॉर्डर आता है चारों साइड से। अगर आप लिखते हैं बॉर्डर फ्रॉम लेफ्ट, बॉर्डर फ्रॉम टॉप, तो पर्टिकुलर जो नेम आपने मेंशन किया होगा उस एंगल से आपको बॉर्डर मिलेगा। सो बॉर्डर के ये भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कैसे स्टाइल करना है। तो बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी स्पेसिफाइज व्हाट काइंड ऑफ बॉर्डर्स टू डिस्प्ले। तो ये आपके पास टोटल नंबर ऑफ स्टाइल्स है। सबसे ज़्यादा जो यूज़ होने वाला स्टाइल है वो है सॉलिड, और ये डिफ़ॉल्ट भी होता है, आप लिखें या ना लिखें तो सॉलिड ही आएगा। बट आप उसको डॉटेड, डैश, सॉलिड, डबल, ग्रुप, रिज, इनसेट, आउटसेट, नन और हिडन में रिप्लेस कर सकते हो। अब लास्ट के दो पार्ट आए, नन और हिडन, दोनों में क्या फ़र्क होता है भाई। नन करेंगे तो भी गायब ही होगा, हिडन करेंगे तो भी गायब होगा। तो बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जिसमें बॉर्डर पहले से होता है, तो वहाँ लिखते हैं हम लोग नन। और कभी आपको पर्पजली जैसे मुझे माउस ओवर पर बॉर्डर दिखाना है लेकिन वैसे बंद रखना है, तब आप लिखते हो हिडन उस केस में। ठीक है, आउटपुट दोनों का सेम ही है, लेकिन तो कहाँ और कैसे इस्तेमाल कर रहे हो वो डिफरेंस है। तो जैसे आपको याद होगा हम लोगों ने HTML में फॉर्म का टॉपिक पढ़ा था, जितने भी फॉर्म फील्ड बने थे सबका डिफॉल्ट एक रेक्टेंगुलर बॉर्डर था ना। तो वो एरिया का अगर आपको बॉर्डर रिमूव करना है उस केस में आपको नन का इस्तेमाल करना होगा। बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी कैन हैव for 1 to 4 values for the top border, right border, bottom border and left border। तो जैसे हमने पैराग्राफ को डिज़ाइन किया डॉटेड के साथ, हमने लिखा बॉर्डर का स्टाइल डॉटेड। तो हमने इस तरह से सभी को बॉर्डर डिफाइन किया। आप देख सकते हैं सभी के ऊपर अलग अलग तरह से बॉर्डर वर्क कर रहे हैं। एक हमने लास्ट एग्जांपल बनाया मिक्स्ड बॉर्डर, यानी कि आप एक ही एलिमेंट में मल्टीपल स्टाइल के बॉर्डर भी पास कर सकते हो। क्यों? क्योंकि हमारे पास प्रॉपर्टी होती है बॉर्डर टॉप, बॉर्डर राइट, बॉर्डर बॉटम, बॉर्डर लेफ्ट, इस तरह से। तो चलिए एक बार जरा कोड पर आते हैं। मिक्स वाले हमने क्या लिखा, बॉर्डर स्टाइल डॉटेड, डैश्ड, सॉलिड एंड डबल। तो बॉर्डर स्टाइल आपकी प्रॉपर्टी हो गई, ये टॉप हो गया, राइट हो गया, बॉटम हो गया, ये लेफ्ट वाला पार्ट हो गया आपका। बाकी में हमने लिखा है नन और हिडन। अब यहाँ पर जैसा आप बॉर्डर देखेंगे तो हमने बॉर्डर को बोला है थिकनेस, उसका स्टाइल, उसका कलर और पैडिंग कितना रहेगा एलिमेंट के अंदर। तो आप यहाँ देखेंगे तो गैप के साथ ये मैटर आपको दिखाई दे रहा है, पैडिंग। ठीक है,
तो अगर हम मैक्सिमम जूम करें तो आप बॉर्डर देख रहे हो जैसे बेबल एम्बोस जैसा फील आ रहा होगा आपको, इसी को हम लोग बोलते हैं 3D इफेक्ट बॉर्डर के अंदर। तो ये आपका बनता है ग्रूव। ग्रूव में आप देखेंगे डार्क साइड आपको बाहर दिखाई देगा, ब्राइट साइड आपको इनसाइड मिलेगा। रिज, ब्राइट साइड आपको बाहर मिलेगा, डार्क साइड आपको इनसाइड मिलेगा। इनसेट, लेफ्ट टॉप में डार्क होगा, राइट बॉटम में ब्राइट होगा। आउटसाइड, लेफ्ट बॉटम में ब्राइट होगा एंड राइट बॉटम में डार्क होगा। तो आपको ये देखना होगा कि कहाँ पर कैसी रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से अपने बॉर्डर के स्टाइल को चेंज कर सकते हो। ठीक है, so none of the other CSS border properties will have any effect unless the border style property is set। अब बॉर्डर के अंदर डिटेल में ज़रा समझेंगे। जैसे कि थिकनेस की बात करते हैं, हमने एक पैराग्राफ बनाया जिसकी क्लास क्या है P1। इसका ज़रा मतलब बताओ क्या हुआ, P.1 से क्या होता है? लास्ट क्लास हमने पढ़ा था इसके बारे में। अगर हमने किसी क्लास के आगे P मेंशन किया है या कोई भी और टैग मेंशन किया हो, वो सिर्फ पैराग्राफ पर ही एप्लीकेबल होगा। P मतलब P एलिमेंट और उसका क्लास का टाइप क्या है 1, पढ़ा था ना हमने लास्ट क्लास में। तो ये सिर्फ पैराग्राफ के लिए है। अगर हम ये 1 2 3 4 क्लास किसी और एलिमेंट को ऑफर करेंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा उस चीज़ को। तो हमने फर्स्ट पैराग्राफ के ऊपर डिफाइन किया बॉर्डर का स्टाइल सॉलिड और थिकनेस कितना होगा 5 पिक्सल। अब ये शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी नहीं है। अगर आप ये दोनों चीज़ें लिखना चाहोगे तो मैंने दिखाया था ना, बॉर्डर और बॉर्डर में थिकनेस, स्टाइल और कलर, हम तीनों एक ही में पास कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप रिजल्ट देख सकते हैं, सभी का अपना अलग अलग रिजल्ट आपको देखने के लिए मिल रहा है इस तरह से। नेक्स्ट, स्पेसिफिक साइड की अगर आपको विड्थ चेंज करना है तो हमने क्या लिखा है, द बॉर्डर विड्थ प्रॉपर्टी कैन हैव फ्रॉम 1 to 4 वैल्यूज फॉर द टॉप, राइट, बॉटम एंड लेफ्ट। तो हमने बॉर्डर का स्टाइल पास किया सॉलिड, बट हम यहाँ पर कहते हैं कि 5 पिक्सल 20 पिक्सल। 5 पिक्सल जो होगा यानी कि बिगिनिंग जो होती है वो टॉप से होती है। तो अगर आपने 2 पेयर पास किए इस तरह से तो क्या हो गया, टॉप बॉटम 5 पिक्सल 20 पिक्सल्स लेफ्ट राइट का हो गया आपका। ठीक है, तो आप यहाँ सबका एक्सप्लेनेशन देख सकते हो, कमेंट में मेंशन है 5 पिक्सल टॉप एंड बॉटम, 20 पिक्सल ऑन दी साइड्स लेफ्ट और राइट। हमने यहाँ पे लिखा 20 पिक्सल, तो ये टॉप बॉटम हो गया, 5 पिक्सल्स लेफ्ट राइट हो जाएगा। अगर हम चारों को अलग अलग वैल्यू देना चाहते हैं तो आप चारों को इस तरह से भी लिख सकते हो, ये टॉप का 25, राइट का 10, बॉटम का 4, लेफ्ट का 35। तो देखिए सभी में आउटपुट आपको अलग अलग देखने के लिए मिलेंगे। बट ऐसा अतरंगा बॉर्डर आपको कहीं अप्लाई करना नहीं, जस्ट हम बात कर रहे हैं प्रॉपर्टीज़ में कस्टमाइजेशन की। नेक्स्ट, बॉर्डर के कलर की बात होगी। तो जैसे कि हमने पढ़ा हुआ है HTML के अंदर हम लोग नेम कितने चला सकते हैं 140, कोड कितने चला सकते हैं 216, और अगर RGB या HSL की बात आती है तो 16.7 मिलियंस यूज़ कर सकते हैं। तो बॉर्डर कलर प्रॉपर्टी स्पेसिफाइज इज यूज टू सेट द कलर ऑफ द 4 बॉर्डर्स। जैसे कि नेम, जैसे कि रेड पास किया, हेक्स में जाएंगे तो ये कोड होगा, RGB में जाएंगे 255 हो जाएगा, HSL में जाएंगे तो 0 100 50%। तो H क्या होता है ह्यू, S क्या होता है सैचुरेशन, L क्या होता है ल्यूमेंस। ठीक है, तो इससे भी आप बना सकते हैं, बट ये वैल्यू जनरली हर किसी को याद नहीं होती। ठीक है, तो लोग जो प्रेफर करते हैं ज़्यादातर, अगर आपको 216 कलर की रेंज को ब्रेक करना है तो लोग RGB को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अदरवाइज नेम सबसे आसान अप्रोच होती है, नेम के साथ आप जा सकते हैं। और एक और हमारे पास क्या होता है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट लिखने से क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि मैंने बॉडी को जाके बॉर्डर ऑफर किया कि भाई इसका कलर जो है वो बॉर्डर का रेड हो जाए। ठीक है, तो क्या होगा, सिर्फ बॉडी का होगा। लास्ट क्लास में हमने एक एलिमेंट सेलेक्टर पढ़ा था स्टार, यूनिवर्सल सेलेक्टर के नाम से। तो लिखा था ना स्टार, और हमने करली ब्रेसेस में जो भी वैल्यू लिखा था मार्जिन और पैडिंग 0 हो जाए जैसे, तो क्या था सबका 0 हो गया था एलिमेंट का। अब आपने स्टार लगा के लिख दिया बॉर्डर का स्टाइल कि भाई जो है कलर रेड हो जाए, तो क्या होगा, जो भी टैग बनाओगे सबके अंदर रेड बॉर्डर आएगा। तो जिसका बॉर्डर आप नहीं रखना चाहते उस पर्टिकुलर एलिमेंट का नाम लिख के लिख दो ट्रांसपेरेंट, बॉर्डर उसका चला जाएगा। वैसे इसमें एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा देखने के लिए। सो डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द डिफरेंट बॉर्डर कलर, पैराग्राफ 1 हमने अलग अलग डिफाइन किया है, बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर विड्थ, बॉर्डर कलर। तो कुछ कीवर्ड पहले से बने हुए हैं, जैसे एक तो होता है कि थिकनेस आप लिख सकते हो 1 पिक्सल 2 पिक्सल 3 पिक्सल, तो ऐसे यहाँ पर थिन, मीडियम, थिक आपको अलग अलग वो मिल जाते हैं कीवर्ड। तो उसी के बेसिस पे आपको बॉर्डर का थिकनेस देखने के लिए मिलेगा। तो हम यहाँ पर देखो डिफाइन करें सॉलिड, मीडियम रेड, सॉलिड मीडियम ग्रीन, सॉलिड मीडियम ब्लू। तो तीनों के आपको कलर देखने के लिए मिलेंगे इस तरह से।
स्पेसिफिक साइड का अगर आप कलर चेंज करना चाह रहे हैं तो आप लिखेंगे बॉर्डर कलर में इस तरह से रेड ग्रीन ब्लू येलो, तो टॉप राइट बॉटम लेफ्ट। तो यहाँ आप देख सकते हैं, जूम कर लेते हैं मैक्सिमम तो आप समझ पाएंगे। ये रेड टॉप से, ग्रीन राइट से, ब्लू बॉटम से, येलो लेफ्ट साइड से। हेक्स वैल्यू के साथ जाएंगे तो आपको इस तरह से लिखना होगा जो कि सेम रेड कलर प्रोड्यूस करेगा आपका, ठीक है। ऐसे ब्लू है और ग्रे कलर को आप पास कर सकते हैं। आरजीबी मोड में जाएंगे तो आपको कीवर्ड लिखना होगा आरजीबी और यहाँ से आप अपना कलर डिफाइन कर दोगे, तो ये आपका आरजीबी मोड में कलर काम करेगा। तो कंट्रोल यू प्रेस कर लेते हैं तो देख सकते हैं हमने कलर इस तरह से लिखा। नेक्स्ट आता है HSL, सेम आउटपुट आपको मिलेगा यहाँ पर भी, देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं बॉर्डर ऑफ साइड्स। जैसे अगर आपको बॉर्डर का टॉप का स्टाइल चेंज करना है, ठीक है। बॉर्डर स्टाइल अगेन क्या है, शॉर्ट हैंड है, यानी कि आपने लिख दिया सॉलिड तो चारों तरफ से सॉलिड हो गया। अब हम लोग उसको भी ब्रेक डाउन कर सकते हैं भाई, बॉर्डर टॉप स्टाइल डॉटेड, बॉर्डर राइट स्टाइल सॉलिड। आप देखें चारों साइड का बॉर्डर अलग अलग तरह से मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट द एग्जांपल ऑफ गिव्स द सेम रिजल्ट एज दिस, आप शॉर्ट हैंड में लिख सकते हैं डॉटेड सॉलिड डैश्ड एंड डबल। तो ये लंबा तरीका हो गया, ये शॉर्ट हैंड तरीका हो गया, और आउटपुट आप देख सकते हैं सेम आपको मिल रहा है। अब यहाँ पर हम लोग समझेंगे इसको। Here is how it works. If the border style property has 4 value, जैसे मैंने लिखा टॉप राइट बॉटम लेफ्ट बॉर्डर डॉटेड सॉलिड डैश डबल, तो चारों साइड के बॉर्डर आपके अलग अलग कस्टमाइज हो गए। अब मान लीजिए आपने यहाँ पर 4 की जगह 3 ही वैल्यू पास की है, क्या लिखा हमने, टॉप राइट एंड बॉटम। अब इस केस में क्या होगा, टॉप बॉर्डर डॉटेड, राइट बॉर्डर इज सॉलिड, बॉटम बॉर्डर इज डैश्ड। तो यहाँ पर क्या बन गया, डॉटेड सॉलिड और डैश। सो इफ द बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी हैज 2 वैल्यू, तो उस केस में क्या होगा, टॉप बॉटम का सेम कलर हो जाएगा, यानी कि डॉटेड हो जाएगा, और लेफ्ट राइट का क्या हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे क्या लिखा है, टॉप राइट बॉटम, ठीक है। लेफ्ट का नहीं है ना, लेफ्ट का क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक सॉलिड हो जाएगा, ठीक है। जो फ्लो में होगा उसी के फेसिंग वाला बॉर्डर धर जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर डॉटेड सॉलिड है तो टॉप बॉटम और ये लेफ्ट राइट। इसी तरह से अगर आपको चारों साइड का एक जैसा रखना है तो आपने लिखा ओनली सिंगल कीवर्ड, तो चारों साइड से एक ही आपका स्टाइल फॉलो किया जाएगा। तो ये देख सकते हैं 4 वैल्यू के साथ बहुत ही क्लियर है, 3 वैल्यू के साथ लिटिल बिट कंफ्यूजिंग लगता है, लेकिन आपने फ्लो को पकड़ना है, टॉप राइट बॉटम। तो राइट का क्या है, तो यहाँ हम जाकर हम लोग चेक करेंगे क्या आ रहा है, देखो, है ना। नेक्स्ट बॉर्डर की शॉर्ट हैंड की बात करते हैं। तो बॉर्डर सुपर शॉर्ट हैंड है, बॉर्डर विड्थ अगेन शॉर्ट हैंड है, ठीक है। इसके अंदर बॉर्डर स्टाइल भी शॉर्ट हैंड है और बॉर्डर कलर भी शॉर्ट हैंड है, लेकिन ये सुपर शॉर्ट हैंड में आता है, यानी कि आप वन गो में सब डिफाइन कर सकते हो। अब बॉर्डर बनाने के लिए क्या मिनिमम हमें चाहिए, सिर्फ और सिर्फ स्टाइल। आपका कलर बॉडी का क्या होता है, बाय डिफॉल्ट ब्लैक होता है, वो कलर आ जाएगा। थिकनेस बाय डिफॉल्ट बॉर्डर का होता है 1, तो 1 पिक्सल आ जाएगा। लेकिन अगर स्टाइल मेंशन नहीं किया आपने तो कुछ नहीं होगा। तो यानी कि सॉलिड डबल ग्रूव डॉटेड जो भी आपने रखना है वो आप डिफाइन करें। जैसे मैंने लिखा बॉर्डर शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी 5 पिक्सल, चारों साइड के बॉर्डर के 5 पिक्सल की थिकनेस होगी, डबल डबल आउटलाइन आपको देखने के लिए मिलेगा सॉलिड फॉर्म में, कलर होगा रेड, ठीक है। Next, you can also specify all the individual border properties for just one side. हमने क्या लिखा, ओनली बॉर्डर लेफ्ट, बाकी तीनों साइड का में बॉर्डर नहीं चाहिए, 6 पिक्सल सॉलिड एंड रेड। तो आप देखेंगे एक साइड से आपका बन के तैयार हो जाएगा। इसी से बॉर्डर बॉटम से अगर आप डालना चाह रहे हैं तो हमने बॉटम का कीवर्ड लगा दिया तो आपका बॉटम से बॉर्डर क्रिएट हो जाएगा। अब बात करते हैं बॉर्डर में राउंडनेस की, क्योंकि जब भी आप कोई रेक्टेंगल वगैरह बनाते हो तो समटाइम्स प्रॉपर स्क्वायरिश में हो सकता है, रेक्टेंगुलर हो सकता है, समटाइम्स कॉर्नर राउंडेड भी होता है, बॉर्डर रेडियस जिसको बोलते हैं। तो जैसे कि एक पैराग्राफ है हमारे पास, तो ये प्रॉपर्टी तो अच्छे से क्लियर हो गया। रेडियस हमने क्या लिखा, 5 पिक्सल्स, तो यानी कि अगेन ये शॉर्ट हैंड है, चारों साइड से 5 पिक्सल आएगा, देख सकते हैं, ठीक है। तो हमने सभी के अंदर अलग अलग रेडियस पास किया हुआ है। आप यहाँ नोटिस अगर करेंगे जैसे 5, 5, 8, 12, तो जितना ज़्यादा पास करोगे उतना ज़्यादा राउंडनेस हमें एक्सपीरियंस करने के लिए मिलेगा।
अब बात करते हैं ओनली लेफ्ट, ठीक है। तो ये हमारा लेफ्ट वाला बॉर्डर हमने ऑलरेडी देखा हुआ है और ये अपना बॉटम वाला है। अब बॉर्डर में क्या होता है कि अगर आपको परफेक्ट एकदम पिल बनाना है, ठीक है, तो यहाँ पर जो आपकी वैल्यू होगी जिसको मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ, ये नोट पैड है अपना, यहाँ ये कंट्रोल ओ। मैं एक अलग एग्जांपल से डेमोन्स्ट्रेट करूंगा कि भाई हमारे पास एक डिव एलिमेंट है। कैप्स लॉक ऑफ करेंगे। डिव तो पता है ना, डिवीजन टेल, ठीक है। तो यहाँ जाकर हम लोग डिफाइन करेंगे बॉर्डर। बॉर्डर में डिफाइन किया लाइक 2 पिक्सल सॉलिड, और इसका कलर में डिफाइन किया लाइक ब्लैक। नेक्स्ट, इस डिव को हम यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं जैसे कि 1:1 के रेशियो में, लाइक 200 पिक्सल्स बाय 200 पिक्सल्स। और आप यहाँ पर एक डिव एलिमेंट डिफाइन कर लें इस तरह। तो नीचे मुझे कुछ कॉल करने की जरूरत है, ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगी ये प्रॉपर्टी। नहीं नहीं, जितनी भी प्रॉपर्टीज है, मैं ये क्या पूछना चाह रहा हूँ, ये ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएंगी या मुझे कुछ कॉल करना होगा जैसे हमने यहाँ कर रखा है? लास्ट क्लास समझाया था ना इसके बारे में, क्या पढ़ाया था हमने? हमने ये बताया था कि अगर यहाँ डॉट नहीं है और सीधे एलिमेंट का नेम है, एलिमेंट का नेम है ना डिव, तो हमें बताने की कुछ जरूरत ही नहीं है, ऑटोमेटिकली वो मैप हो जाएगा उसके ऊपर। बट अगर यहाँ कुछ लिखा होता है डॉट बॉक्स एग्जाम्पल, तो लिखना पड़ता है क्लास इक्वल टू बॉक्स, ठीक है। तो इतना सोचना नहीं होता, यानी कि तुम लोग घर जाके मेहनत नहीं कर रहे। तो आप तभी तो बताया क्लास बनाओगे। हाँ, नहीं तो अभी क्या होगा, जितने भी डिव बनाओ सब पर यही अप्लाई होता रहेगा, क्योंकि हमने डायरेक्ट एलिमेंट को टारगेट किया है। चलिए, तो अब जैसे हमने एक डिव बनाया, अब मान लीजिए आपने कोई लगता है कि भाई मेरे को एक और डिव की रिक्वायरमेंट है, तो आप क्या नोटिस करेंगे? सेम प्रॉपर्टी, ठीक है। तो एलिमेंट सेलेक्टर जैसे सिंगल एलिमेंट आपके बॉडी में है तभी यूज करो, अदरवाइज मत करो। इसलिए हमने यहाँ पर पी नॉर्मल, पी राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 अलग अलग क्लास में डिफरेंस दिखाने के लिए। अलग अलग आप दिखाई नहीं पाओगे नहीं तो। चलिए, तो ये हमने एक बना लिया। अब हम लोग यहाँ पर बॉर्डर रेडियस की बात करते हैं। अब आपको लगता है मुझे कॉर्नर को 15 पिक्सल राउंड करना है, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं राउंड हो गया। हेलो, अभिषेक बोल रहे हैं? हाँ जी, मैं बोल रही हूँ आकृति। हाँ जी। तो हमने राउंडनेस अपना एक यहाँ पर कस्टम अप्लाई किया नोट पैड के अंदर। तो हमने कितना वैल्यू पास किया इसको? 15 पिक्सल। 15 पिक्सल लिखने से क्या हुआ कि हमारा जो कॉर्नर है वो आपको राउंड दिखाई देगा इस तरह। अगर आप यहाँ पर 1:1 के रेशियो में काम कर रहे हैं और आपने यहाँ पे जाके लिख दिया लाइक जैसे कि 50%, ठीक है। अब परसेंटेज की वैल्यू भी हम लोग यहाँ पास कर सकते हैं। तो इस केस में क्या होगा, आपको एक परफेक्ट सर्कल मिलेगा। तो कई बार ऐसे कोई डिज़ाइन आपको बनाना हो जिसमें आपको सर्कल्स बनाने हो, ठीक है, तो आप डिव को सर्कल में कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखना सर्कल कब अचीव होगा? 1:1 के केस में, ठीक है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? अब मान लीजिए कि मेरे पास एक बॉक्स है जिसकी विड्थ कितनी है? 400 और हाइट कितना है? तो अब ये रेशियो क्या हो गया? 2:1 का रेशियो हो गया, है ना। इस केस में क्या होगा, अब ये ओवल बनाएगा, ठीक है। बट आपको ओवल की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, हम चाहते हैं कि परफेक्ट पिल फॉर्म में कन्वर्ट हो। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे बॉर्डर रेडियस 50, लेकिन आपको यूनिट क्या लिखना होगा? REM, ठीक है। अब ये हमारा लेटेस्ट यूनिट है, इससे बेनिफिट क्या होगा? आप यहाँ देखो, ये आउटपुट आएगा, ठीक है। तो जैसे देखते हो बहुत सारे बटन एकदम पिल फॉर्म में बने होते हैं। तो पिल साइज को अचीव करने का ये तरीका है, जिसमें आप देखो ना तो कोई कहीं हार्डनेस है कॉर्नर में, और परफेक्ट हमारी शेप भी बन के तैयार हो गई है, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल के लिए हम फोटोशॉप में आते हैं और एक टेम्पलेट हम आपके रेफरेंस के लिए ओपन करेंगे इसमें। ये यहाँ
डी ड्राइव TTS, या आई थिंक देखते हैं शायद डाउनलोड में कुछ है हमारे पास, नहीं, चलो डी ड्राइव से ले लेते हैं अपना बैच टाइम। यार क्या मजे। start.txt। ऑफलाइन से फास्ट गूगल ड्राइव ही होता है, उसको बंद करो, हम आते हैं गूगल ड्राइव में अपने। चलिए एक एग्जांपल यहाँ से लेते हैं और इसको फोटो पी पे बोल रहे हैं। तो अभी जो पार्ट हमने डिस्कस किया उसको जरा आप ध्यान से देखें। इस टेम्पलेट के अंदर आप देख रहे हैं बटन, तो ये बटन अगर आपको कोडिंग में अचीव करना है तो सेम अप्रोच आपने लगाना होगा जो भी हमने करके दिखाया। क्या लिखना पड़ेगा? 50 REM, 1:1 है, 50%, 50%। अगेन इमेज राउंड करना है 50%, सर्कल दिखाई दे रहे हैं, डिब्को में क्या लिखना पड़ेगा? 50%, क्योंकि 1:1 है ना, तो आप 50% लिखकर सेम आउटपुट ले सकते हो। लेकिन अगर आपको ये पिल बनाना है तो इस केस में 50 REM का इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो क्या हम REM से सर्कल बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन अगर आप परसेंटेज लगाओगे 1:1 पे तो परफेक्ट सर्कल बनता है। लेकिन अगर आपकी शेप 2:1 का रेशियो है, कोई भी अलग डिफरेंट साइज होगा, तो उस केस में वो बनाएगा ओवल। और ओवल से अगर आपको बचना है तब आपको कौन सा यूनिट यूज करना है? REM का यूज करना है, ठीक है। 1 REM इक्वल टू 16 पिक्सल होता है, ये ध्यान रखना। चलिए, तो ये पार्ट मैंने आपको समझा दिया एग्जांपल के तौर पर। तो बॉर्डर रेडियस क्लियर हो गया हमें अच्छे से। नेक्स्ट है हमारा मार्जिन। मार्जिन के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं और पैडिंग के बारे में पढ़ चुके हैं। कौन बताएगा दोनों में क्या डिफरेंस होता है? जतिन बताएगा, बताओ। ब्लिंकिट का टेम्पलेट बनाया था ना तुमने? हाँ, तो बता कैसे कैसे बनाया था? वहाँ भी तुमने यूज़ किया ना मार्जिन पैडिंग। तो क्या होता है मार्जिन, क्या होता है पैडिंग, बता। या कहीं से देख के बना दिया था? तो चल बता, गलत ही बता दे, कोई नहीं, कुछ तो बता। कौन बताएगा? तुम बताओ।
किसी एलिमेंट में ध्यान से सुनना, अगर एलिमेंट के इनसाइड अगर आपको स्पेसिंग बनाना है तो हम लोग यूज़ करते हैं पैडिंग। अगर एलिमेंट के बाहर अगर हमें गैपिंग बढ़ाना होता है उसके केस में यूज़ होता है मार्जिन। ठीक है, यानी कि एक है इनसाइड और एक है आउटसाइड। अब जैसे एग्जांपल के लिए आप टीवी देख रहे हो, तो अगर ये अंदर की तरफ हमें इतना गैप दिख रहा है ना, इस टीवी के अंदर ही गैप है ना, ये पैडिंग है। अगर दो टीवी लगाओगे दोनों के बीच में डिस्टेंस है तो वो क्या है, मार्जिन है। समझ आ गया ना? तो दो एलिमेंट के बीच का डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, गैपिंग को मार्जिन। और सेम एलिमेंट के अंदर अगर आपको कोई डिफरेंस दिखाई दे रहा है, गैपिंग वगैरह, वो होता है पैडिंग। याद रहेगा। चलो, अब यहाँ पर आप जैसे देखोगे कि अच्छा, मैंने आपको इंस्पेक्ट में कलर के थ्रू भी डिफरेंस बताया था। तो ग्रीन कलर से क्या आता है, पैडिंग होता है कि मार्जिन होता है? इंस्पेक्ट करेंगे, यहाँ से राइट क्लिक, नोटिस करो। अगर हम लोग यहाँ पर आते हैं, CSS मार्जिन लिखा हुआ है, तो कलर क्या है, ऑरेंज कलर आ रहा है ना, लाइट, तो ये मार्जिन होता है। देखो लिखा भी आ रहा होगा, मार्जिन कितना है, 21.44 पिक्सल्स। ठीक है, क्या लिखा रहा है, फर्स्ट वैल्यू, दूसरी वैल्यू क्या है, 0, यानी कि टॉप बॉटम, लेफ्ट राइट से नहीं है ना। और अगर आपको कहीं पर पैडिंग मिलेगा, वैसे तो इसमें यहाँ देखोगे आप कि दिखाई दिया पैडिंग। तो जो ये टिप लिखा हुआ है आपके लोगों के लिए कि नेगेटिव वैल्यूज आर अलाउड, तो आप देखोगे तो ऊपर नीचे और दाएं बाएं इसके, तो चार साइड में क्या दिखाई दे रहा है, ग्रीन कलर, ये पैडिंग है। लेकिन इस एरिया के बाहर जो आप गैप देख रहे हो, ऑरेंज कलर, वो मार्जिन है। ठीक है, तो कलर से भी पहचान सकते हो इजीली। चलिए, तो इसको ज़रा समझते हैं टॉपिक को। मार्जिन्स आर यूज्ड टू क्रिएट स्पेस अराउंड एलिमेंट, यानी कि आउटसाइड ऑफ एनी डिफाइंड बॉर्डर। तो हमने बॉक्स मॉडल की अगर हम लोग बात करते हैं, तो बॉक्स मॉडल में सबसे पहले होता है कंटेंट, कंटेंट के इर्द गिर्द होता है पैडिंग, उसके बाहर होता है आपका बॉर्डर, और बॉर्डर के बाहर क्या होता है, मार्जिन। ठीक है, सो CSS मार्जिन प्रॉपर्टीज आर यूज्ड टू क्रिएट स्पेस अराउंड एलिमेंट आउटसाइड ऑफ एनी डिफाइंड बॉर्डर। विद CSS you have full control over the margins. There are properties for setting the margin for each side of an element, top, right, bottom and left. So margin individual sides, तो जैसे कि अगर आपको अगर अलग अलग साइड से हैंडल करना है तो आप इस तरह से इसको डिफाइन कर सकते हो, टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट। और अगर आपको चारों साइड से इक्वल रखना है तो ओनली मार्जिन और उसके अगेंस्ट आप उसकी वैल्यू पास कर दोगे। ऑल द मार्जिन प्रॉपर्टीज कैन हैव द फॉलोइंग वैल्यूज, जैसे कि ऑटो। अब ऑटो का क्या मतलब होता है, मान लो कि आपने कोई बॉक्स बनाया जिसका विड्थ और हाइट डिसाइडेड है। ठीक है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट डिव जो होता है वो ब्लॉक होता है तो फुल विड्थ को कवर करता है। बट अगर हमने किसी बॉक्स को एक विड्थ और हाइट ऑफर किया, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिखाया था बॉर्डर रेडियस के साथ, तो विड्थ हमने कितना रखा था, 400 बाय 200 समथिंग, है ना, लास्ट होता। अब आपको लगता है भाई मुझे पेज के सेंटर में लेके आना है, तो उस केस में आप उसको मार्जिन क्या देंगे, ऑटो, तो वो पेज के सेंटर में आ जाएगा। अभी करके देखेंगे हम लोग। सो ऑटो द ब्राउजर कैलकुलेट्स द मार्जिन, यानी कि जो आपने विड्थ दिया है और जो टोटल ब्राउजर की विड्थ है, बॉडी की विड्थ है, उसमें से माइनस करेगा और उस बचे हुए स्पेस को दोनों साइड में डिवाइड कर देगा इक्वली, ऑटो लिखने पर। लेंथ स्पेसिफाइज अ मार्जिन इन पिक्सल्स, पॉइंट, सेंटीमीटर, इंचेस, किसी में भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। परसेंटेज स्पेसिफाई अ मार्जिन इन परसेंट ऑफ द विड्थ ऑफ द कंटेनिंग एलिमेंट। इनहेरिट specifies that the margin should be inherited from the parent element. Tip नेगेटिव वैल्यू आर अलाउड, यानी कि मार्जिन में हम नेगेटिव भी पास कर सकते हैं, जैसे नेगेटिव 10 पिक्सल। तो मान लीजिए अगर आपका कोई एलिमेंट यहाँ पर है तो नेगेटिव लिखने पर लेफ्ट साइड की तरफ या जिधर की तरह साइड का पास करोगे उधर की साइड वो मूव करेगा। तो जैसे कि हमने एक डिव एलिमेंट को यहाँ ऑफर किया, टॉप से 100, राइट से 150, बॉटम से 100 एंड लेफ्ट से 80, तो आप यहाँ देख पाएंगे इस तरह का डिफरेंस। तो जैसे हम लोग यहाँ अगर राइट क्लिक करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं और इसके ऊपर पॉइंटर लेकर आते हैं अपना, तो देख पा रहे हैं आप टॉप से 100 लिखा हुआ है, ठीक है, राइट से 150, बॉटम से 100 एंड लेफ्ट से 80। तो लेफ्ट साइड का आपको कम मार्जिन दिख रहा होगा। अगर पैडिंग होता है तो टेक्स्ट के चारों तरफ भी आपको स्पेस दिखता, ठीक है, लेकिन
बॉर्डर के अंदर। मैं इसी के ऊपर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराने की कोशिश करता हूँ। और यहाँ पर हम क्या डाल देते हैं, जैसे कि शॉर्ट हैंड वैल्यू पैडिंग 10 पिक्सल। अब क्या मैजिक होगा आपके टेक्स्ट में, देखो कैपिंग वाला, तो क्या होता है एलिमेंट, उसके अंदर क्या होता है आपका पैडिंग, पैडिंग के बाहर क्या होता है बॉर्डर, और बॉर्डर के बाहर क्या होता है मार्जिन। ये बॉक्स मॉडल होता है। तो इंटरव्यू के बाद सीएसएस बॉक्स मॉडल आपसे पूछा था, बॉक्स मॉडल एक्सप्लेन करो, तब आप बता सकते हो इस तरह से। इनसाइड से चलोगे तो कंटेंट से स्टार्ट करना है, आउटसाइड से चलोगे तो मार्जिन, बॉर्डर, पैडिंग, कंटेंट। और ये प्रैक्टिकली लिखा भी आता है, ऐसा नहीं कि मैं जैसे ऐसे ही बोल रहा हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं इसको क्या लिखा हुआ है, बना हुआ है ना बॉक्स मॉडल। यहाँ नोटिस करो, मार्जिन, बॉर्डर, पैडिंग एंड कंटेंट, ठीक है। चलो तो इसको रिलोड कर लेंगे चेंज करने के बाद इस तरह से। अगला टॉपिक है हमारे पास मार्जिन कोलैप्स, ठीक है, कि मार्जिन को कोलैप्स कैसे किया जाए, यानी किसी एक साइड से अगर आपको बंद करना है उस चीज़ के लिए। समटाइम्स टू मार्जिन कोलैप्स इनटू अ सिंगल मार्जिन, सो जैसे कि टॉप एंड बॉटम मार्जिन ऑफ एलिमेंट्स आर समटाइम कोलैप्स्ड इनटू अ सिंगल मार्जिन दैट इज इक्वल टू द लार्जेस्ट ऑफ द टू मार्जिन। दिस डज नॉट हैपन ऑन लेफ्ट एंड राइट मार्जिन्स, ओनली टॉप एंड बॉटम मार्जिन्स। सो लुक एट द फॉलोइंग एग्जांपल। हमने यहाँ पर H1 और H2 डिफाइन किया है। अब देखो स्ट्रक्चर, देखो टॉप राइट 0 है, बॉटम का कितना है 50 पिक्सल। नेक्स्ट वाले में हमने क्या लिखा है मार्जिन 20 पिक्सल, और बाकी अदर साइड्स का हमने क्या रखा है 0। अभी देखो ये मार्जिन दोनों क्या होंगे, कोलैप्स कर जाएंगे आपस में, यानी कि आपको कोई एक मार्जिन मिलेगा, या तो 50 वाला दिख रहा होगा या फिर आपको 20 वाला दिख रहा होगा। चलो उसको चेक करते हैं। यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे यहाँ पर, और आप यहाँ नोटिस करेंगे आपका जो ये मार्जिन है 20 पिक्सल वाला दिखाई दे रहा है। ऊपर आते हैं, कौन सा वाला दिखाई दे रहा है 50। ध्यान रखना, अगर आप अपने से ऊपर वाले एलिमेंट को मार्जिन दोगे तो नीचे वाला मार्जिन पहले वाले मार्जिन के अंदर कोलैप्स हो जाएगा। देखो ये यहाँ पर देख सकते हैं ऑरेंज वाला जो है वो हेडिंग 2 तक पहुँच रहा है। देखो पहुँच रहा है ना, ध्यान से अगर लोग देखें यहाँ पर बिल्कुल टेक्स्ट तक टच कर रहा है वहाँ पर। इसको बोलते हैं कोलैप्स करना, यानी कि एक दूसरे में घुस गई है चीज़ें, ठीक है। नीचे वाले में ज़्यादा होगा, ऊपर वाले में कम होगा, तब भी कोलैप्स करेगा। तो वो ऊपर कोलैप्स होगा कि नहीं, स्पेस तो आपको दिखेगा ज़्यादा नीचे वाले के ज़्यादा होने से, लेकिन आप नोटिस क्या करेंगे, जब माउस इसके ऊपर लेकर आएंगे तो जैसे नीचे वाले का 100 है तो ऊपर वाले का 50 जो है नीचे वाले में कोलैप्स हो रहा होगा, ठीक है। तो वो मिक्स होती है एक दूसरे के अंदर। और ये ना डिज़ाइनर को बड़ी प्रॉब्लम आती है जब वो कोई टेम्पलेट डिज़ाइन करते हैं, मैंने मार्जिन तो डाला बट वो काम नहीं कर रहा सही से। तो ऐसे केस में डिज़ाइन के साथ डील कैसे करते हैं, पैडिंग के साथ। एक को पैडिंग दो, एक को मार्जिन दो, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ देखेंगे हाइट एंड विड्थ। तो हाइट एंड विड्थ हमें पता है किसी भी एलिमेंट में अगर हम लोग पास कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा ये बताओ हाइट और विड्थ किस तरह के एलिमेंट में पास होता है, इनलाइन या ब्लॉक? ब्लॉक में होता है, इनलाइन में नहीं होता। कैसे? उसको वैल्यू लिखेंगे और उसको करेंगे कि तू इनलाइन का है, हाँ वो एक ही जगह इनलाइन में आ जाएंगे, पर उनके पास आएंगे विड्थ तो हाइट। अच्छा, कितने लोगों को लगता है कि हम लोग इनलाइन को दे सकते हैं? चलो आप काफ़ी क्लोज हो, मैं इसको ना थोड़ा सा क्लियर कर दूँ। अब थोड़ा सा समझो, ध्यान दो अपनी पुरानी एक्सरसाइज के ऊपर। मान लो मेरे पास दो इमेजेस हैं, आपने IMG SR सिस्टम को पेज पे कॉल किया, तो इमेज अलग अलग लाइन में आते हैं या एक लाइन में आते हैं? अलग अलग लाइन में पक्की बात? चलो दिखाते हैं अगर ऐसी बात है। ये फाइल ले लेते हैं हम लोग यहाँ पर, और नोटपैड में ओपन कर लेते हैं, और हम यहाँ पर यूज़ करते हैं IMG SRC। तो हमारे पास एक फोल्डर होना चाहिए इमेजेस के नाम से, बिल्कुल है। और इसके अंदर से हम कोई इमेज ले लेते हैं, जैसे कि पेपर। अरे यार ये क्या ड्रामा है, बाय डिफॉल्ट फोटोशॉप, नफरत हो गई इससे। चलिए
इमेज साइज कितना है 740 1109। एक और हमारे पास पेपर पैटर्न के नाम से, इसका साइज से थोड़ा छोटा है ना, कितना है 370 555। ठीक है, तो चलो हम इस वाली पेपर पैटर्न डॉट पेपर अंडरस्कोर पैटर्न डॉट जेपीजी के साथ जाते हैं और हमने यहाँ पर इसको कॉल किया इस तरह से। देखो इमेज में मैंने एक चीज़ पढ़ाया था आपको, एक ज़रूरी चीज़ क्या होती है सोर्स, और दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है एएलटी। इसके बाद दो और चीज़ें आती हैं हाइट और विड्थ, पढ़ा है ना, उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज। अगर इस इमेज के नीचे कुछ नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है, अगर इस इमेज के नीचे मैटर है तो विड्थ और हाइट ज़रूर आएगा, ध्यान रखना। फिलहाल इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो मैं विड्थ हाइट को बाईपास कर रहा हूँ। तो इमेज का जो डिफ़ॉल्ट साइज होगा वो आपको देखने के लिए मिलेगा वेब ब्राउज़र में। यहाँ तक रिलोड करते हैं, ठीक है। अब मैं एक और इमेज बनाता हूँ। तो अभिनव के अकॉर्डिंग क्या है कि अलग आना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग सेम लाइन में आना चाहिए। ठीक है, इमेज क्या होता है इनलाइन एलिमेंट होता है। नहीं वो तो बैकग्राउंड के केस में होता है ना रिपीट। अब क्या होगा कि मान लो कि मैं इसको बोलता हूँ कि भाई आपकी जो डिफ़ॉल्ट विड्थ है मैं उसको बोलता हूँ वो 600 हो जाए, तो चेंज हुआ ना विड्थ। तो कुछ इनलाइन एलिमेंट ऐसे हैं जो विड्थ को ले सकते हैं, तो हमें ये भी पता होना चाहिए वो कौन कौन से। इमेज ले सकता है, ओनली इमेज, और कोई नहीं लेता। अब मान लो कि मैंने यहाँ पर ए टैग का एग्जांपल लिया। ए टैग तो पता है ना, एंकर टैग AHREF। अब ए टैग क्या होता है, इनलाइन होता है या तो होता है ब्लॉक होता है। अगर मैं दो लिंक बना दूँ एक साथ, विजिट गूगल विजिट याहू, तो क्या होगा, अलग अलग लाइन में होंगे सेम लाइन में होंगे, सेम लाइन में होंगे। चलो कंफर्म है, तुक्का मारा अलग होंगे। चलो दिल टूट गया तुम्हारा। चलिए, तो फिलहाल हमें तो समझना है, तो उसको गूगल याहू से मतलब नहीं है, हमें तो एलिमेंट को टेस्ट करना है। तो दोनों क्या हुआ इन लाइन है, एक ही लाइन में आ रहे हैं ना। तो अब मैं अगर इसको जाके ये बोलूँ कि भाई ए टैग, क्योंकि यहाँ तो ए टैग के अंदर तो विड्थ और हाइट का कोई एट्रीब्यूट ही नहीं होता ना, है ना। तो मैं यहाँ जाके ए टैग को फोर्सफुली दे रहा हूँ कि भाई आपकी जो विड्थ है वो कितना हो जाए 300 पिक्सल। क्या वो मान रहा है हमारी बात? क्योंकि वो कहता है जी मैं तो ब्लॉक ही नहीं, तो मैं कैसे लिख लूँ, मैं तो फ्लेक्सिबल हूँ, जितना लिख दोगे उतना बड़ा हो जाऊँगा अपने आप। अब इसको अगर आपको ब्लॉक बनाना है तब हमें कीवर्ड पास करना था डिस्प्ले। अब अगर मैंने इसको लिख दिया ब्लॉक, एक तो ये अलग अलग लाइन में हो जाएगा और ये विड्थ और हाइट भी ले लेगा, ठीक है। लेकिन आपको पता नहीं चलेगा कि इसकी विड्थ बढ़ी या नहीं बढ़ी, लेकिन ब्लॉक लिखने से आपको ये पता चलेगा ये ब्रेक हो जाएगा, यानी कि ब्लॉक एलिमेंट न्यू लाइन प्रोड्यूस कर रहा है। तो देखो अलग अलग लाइन बन गई है। अब अगर हम यहाँ इंस्पेक्ट करने जाएं तो हमें ये पता चलेगा क्या गूगल के पास कोई विड्थ है, क्या दिखाई दे रहा है, विड्थ दिख रही है ना 300 पिक्सल की, ठीक है। और अगर हम ये विड्थ निकाल दें, ठीक है, अब देखो ये पूरे पेज की विड्थ ले रहा होगा, ध्यान से देखो जो ब्लॉक है। तो ब्लॉक एलिमेंट विड्थ और हाइट ले सकता है, ठीक है। लेकिन इमेज के पास पहले से ही विड्थ और हाइट का एट्रीब्यूट है, तो जिस इनलाइन के पास होगा वही ले सकता है, जिसके पास हमने HTML में पढ़ा ही नहीं ऐसा कुछ तो वो नहीं ले सकता। फिर आप उसको मैनिपुलेट कर सकते हो, तो यानी कि हमने एलिमेंट को मैनिपुलेट किया कि भाई इनलाइन की जगह क्या बन जाओ, ब्लॉक बन जाओ। अब एक और प्रॉपर्टी आती है इनलाइन ब्लॉक। इसका क्या मतलब हुआ, अब मैंने इसको बोला इनलाइन ब्लॉक, तो ये सेम लाइन में रहेगा पहले की तरह, लेकिन ये ब्लॉक है। अब आप इसी जगह पर इसकी विड्थ अगर बढ़ाना चाहते हो रखे रखे बिना न्यू लाइन के बढ़ा सकते हो। तुमने क्या लिखा 200 पिक्सल बड़ा, आई थिंक अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। यार देखो HTML CSS ना बड़ी आसान चीज़ है, बस कोई ना सही टेक्निक समझो तो आप बहुत अच्छे से कोडिंग के अंदर अपना फ्रंट एंड डिज़ाइनर बन सकते हो। ये बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस हम लोग ना कॉम्प्लिकेटेड बना लेते हैं इसको। और जितना ब्रेक डाउन करके आपको समझाया जा रहा है ना, अगर आपके दिमाग में चीज़ बैठ जाएगी तो आपको इनलाइन और ब्लॉक में कभी कन्फ्यूजन ही नहीं रहेगा, है ना। तो ये पार्ट क्लियर अच्छे से। अब जब हमने इसको ये पार्ट दे दिया तो आप इसको पैडिंग भी दे सकते हो, जो कि ब्लॉक एलिमेंट पैडिंग को सपोर्ट करता है।
तो यहाँ पर मैं जाके लिखा पैडिंग कितना हो जाए, तो 20 पिक्सल चारों साइड से हो गया। लेकिन मैं कहता हूँ टॉप बॉटम से कम, लेफ्ट राइट से थोड़ा ज़्यादा, ठीक है। इसके बाद हमने यहाँ पर क्या बोला, एक बैकग्राउंड कलर, ठीक है। तो हमने शॉर्ट हैंड में जाके डिफाइन कर दिया इस तरह से, ठीक है। बढ़िया से बन गया ना, बटन जैसा फील आ रहा है। हाँ जी, हेलो, क्या हो गया? हाँ हाँ, ओह ओके, तो वो पब्लिश हो चुका है अपना, तो कुछ इस पे आया है, कुछ कमेंट वगैरह है इस पे? मेरे ख्याल से उसको बंद कर दो, करेक्ट करके डालना चाहिए उसको। हाँ हाँ हाँ, प्राइवेट कर दो, प्राइवेट कर दो। नहीं नहीं, यहाँ से मेन जो है ना आपके इस वाले प्लेटफॉर्म से हटेगा, बाकी सभी जगह से आपको डिलीट करना पड़ेगा, और उसको करेक्ट करके दोबारा से डाल सकते हैं फिर बना के। आप एक काम करो, टाइम निकाल के उसको शूट करो, और फिर थंबनेल अपना सेम ही काम कर जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल। जी हाँ, ओके। हाँ जी, तो ये पार्ट हमारा हो गया। अब इसको अगर आप, हाँ जी बोलिए। सर इमेज ही ऐसा है जो इनलाइन होते हुए विड्थ और हाइट सपोर्ट करता है, और कोई होता है? सिर्फ इमेज के अंदर ही होता है सिर्फ वैसे, इमेज में ही। ठीक है। लकीली आपने इसके अलावा किसी भी एलिमेंट में विड्थ हाइट पढ़ा भी नहीं होगा, ठीक है। सिर्फ इमेज के अंदर ही विड्थ और हाइट का होता है पार्ट। चलिए, तो ये पार्ट अच्छे समझ में आ गया ना मैम? तो ब्लॉक और इनलाइन, ठीक है। तो हमने यहाँ पर इसको इस तरह से डिफाइन किया। अब जैसे हम लोग यहाँ पे स्टाइल कर रहे हैं इसको, तो जैसे आपको अंडरलाइन नहीं चाहिए तो हम लोग क्या पढ़ गए थे वहाँ पर, टेक्स्ट डेकोरेशन, क्या लिख देते हैं, नन। तो देखो अंडरलाइन रिमूव हो गया। टेक्स्ट का कलर आपको बढ़िया सा करना है, तो कलर जो आपका अभी एग्जिस्टिंग है उसके ऊपर ब्लैक बहुत कैची दिखाई देगा इस तरह से, ठीक है। ये आपका सेट हो गया। आप चाहते हैं हवर करने पर कुछ चेंजेस होने चाहिए, तो आप यहाँ जाके लिख सकते हैं माउस ओवर, ठीक है। क्या चेंजेस आप करना चाह रहे हैं तो वो आप यहाँ जाके डिफाइन कर दोगे कि वही जस्ट जो हमारा कलर है बैकग्राउंड वो मैनिपुलेट हो, और जो टेक्स्ट का कलर है वो मैनिपुलेट हो जाए। हम कहते हैं टेक्स्ट हो जाए प्योर वाइट, और जो बैकग्राउंड है उसको मैं ग्रे की तरफ ले जाता हूँ, जैसे कि 333। एक अच्छा कंट्रास्ट क्रिएट होगा माउस ओवर पर, आप देखेंगे, है ना। लेकिन ये क्या हो रहा है, जर के साथ हो रहा है। तो जब हम लोग CSS में आ गए, हम कुछ भी कर सकते हैं, एनिमेशन कर सकते हैं, सारी चीज़ें पॉसिबल होती हैं इसके अंदर। हम यहाँ पर जाके प्रॉपर्टी लिख देंगे, ट्रांजिशन 0.5 सेकेंड्स का टाइम लो, और जो मैंने प्रॉपर्टी लिखी है उन सभी को चेंज कर दो। तो सभी प्रॉपर्टी में कौन कौन सी दो प्रॉपर्टी चेंज होंगी, बैकग्राउंड कलर और टेक्स्ट कलर। अब देखो, है ना। तो कोडिंग से सब संभव है, जो करना चाहते हैं। सर वो वाला कैसा था जो बैकग्राउंड, मतलब टेक्स्ट पे ना जाके अगर जो बैकग्राउंड है वहाँ पर जाएंगे तो लिंक बना जाता है? टेक्स्ट पे ना जाके, मतलब इसमें भी टेक्स्ट पे होवर करने पे लिंक बन रहा है? नहीं नहीं, बैकग्राउंड पे बनना है। बैकग्राउंड बन रहा हाँ हाँ बिल्कुल। है? ये कैसे होता है? ये कैसे होता है, मतलब ए एलिमेंट है ना ये। नहीं, बिना अगर जो पीछे बैकग्राउंड है अगर वो ना लगाएं, सिर्फ टेक्स्ट टेक्स्ट लिखा होता है, तो सिर्फ टेक्स्ट पे ले जाके आता है ना वो लिंक का? हाँ, तो उस कंडीशन में कहते हैं लोग दो एलिमेंट को एक साथ मैनिपुलेट कराते हैं ग्रुप सेलेक्टर के। हम लिखेंगे ए ओवर कॉमा डिव ओवर, तो उससे क्या होगा, ए को ओवर करने से डिव आपका अफेक्ट होगा, वो आगे आएंगी प्रॉपर्टी आपकी, दिखा देंगे आपको, सब पॉसिबल है। फिलहाल ये जस्ट डेमोन्स्ट्रेशन नहीं था, मैं इसको सब डिलीट कर रहा हूँ इस फाइल से। रिकॉर्डिंग के अंदर वैसे आपका आ चुकी है चलिए, तो हमारा टॉपिक क्या था, मार्जिन वाला पार्ट चल रहा है, ठीक है। सॉरी, विड्थ हाइट। So the CSS height and width properties are used to set the height and width of an element. The CSS max width property is used to
to set the maximum width of an element. हमने max width पढ़ा हुआ है, तो बताया क्या होता है max width? इससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकता इसमें। बिल्कुल सही है, लेकिन हमने किस चीज़ के ऊपर एग्जांपल देखा था इसका? इमेज के साथ, है ना? इमेज में आपको एक लड़की की फोटो याद होगी तो बैक साइड से बैक पोज था उसका, है ना, जिसने हैट लगाई होती। हाँ हाँ हाँ, क्या करेक्ट। तो उसमें क्या था कि इमेज को अगर हम लोग विड्थ ऑफर करते 100%, तो जितना भी बॉडी की एरिया था उतनी बड़ी इमेज हो जा रही थी। बट मैक्स विड्थ लिखने से क्या हो रहा था, जितनी इमेज की ओरिजिनल डायमेंशन है वो मेंटेन रहेंगे, लेकिन अगर कोई स्क्रीन को स्केल डाउन करता है तो इमेज अपने साइज से छोटी हो सकती है, रिस्पॉन्सिव हो सकती है, बट अपने ओरिजिनल साइज से बड़ी नहीं हो सकती है। क्योंकि हम लोग फोटोशॉप पढ़ के हमें पता है ना, रास्टर ग्राफिक जो होता है ट्रांसफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है, यानी कि अगर आप बड़ा करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, पिक्सलेट हो जाएगा। तो इस चीज़ का थोड़ा सा हमें ध्यान रखना होता है। तो मैक्स विड्थ की जो प्रॉपर्टी है हमने पहले देखी थी इमेज के ऊपर, हम मैक्स विड्थ कहीं भी चला सकते हैं। जो विड्थ और हाइट को सपोर्ट करता है वो मैक्स को भी सपोर्ट करेगा ही करेगा, ठीक है। सो CSS सेटिंग हाइट एंड विड्थ property are used to set the width and height of an element. The height and width properties do not include padding, borders or margin. यानी कि ये एडिशनल होंगे जो भी आप लगाओगे, विड्थ हाइट से अलग चलते हैं। अगर मान लीजिए आपने किसी को एक विड्थ और हाइट ऑफर किया और उसके बाद आपने पैडिंग लगाया, तो पैडिंग उस विड्थ में प्लस हो जाएगा। अगर आप मार्जिन लगाओगे तो मार्जिन बाहर प्लस होगा, उस कंटेनर अंदर विड्थ उतना ही रहेगा लेकिन बाहर बढ़ेगा एरिया। और सर पैडिंग के बाहर ही बढ़ेगा। नहीं, पैडिंग अंदर बढ़ता है। फिर उसके बाद वो मार्जिन हो जाएगा, डेबिट जाएगी। बिल्कुल। तो क्या होगा यहाँ पर, इट सेट्स द विड्थ एंड हाइट ऑफ एन एरिया इनसाइड द पैडिंग, बॉर्डर एंड मार्जिन ऑफ द एलिमेंट। तो क्या लिखा है, इनसाइड, यानी कि एलिमेंट, विड्थ एंड हाइट, पैडिंग, देन बॉर्डर, देन मार्जिन। So height and width properties may have the following values: auto, length, percentage, initial and inherit. इनहेरिट प्रॉपर्टी के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है कि बायोलॉजिकली जैसे देखा जाए जो पेरेंट्स के आपके जीन होते हैं वो चाइल्ड में ऑटोमेटिकली जाते हैं। सेम वैसे ही अगर मेरे पास कोई पेरेंट एलिमेंट है तो चाइल्ड को भी हम अफेक्ट कर सकते हैं उसकी हेल्प से। भाई आपने एक पेरेंट को लिख दिया कि लेट्स से बैकग्राउंड कलर ये होगा, अब चाइल्ड के अंदर आपको बैकग्राउंड कलर बताने की जरूरत नहीं है। आप चाइल्ड को जाके बोलो इनहेरिट, तो पेरेंट से अपना आप ले लेगा वैल्यू। कोडिंग में भी ये प्रिंसिपल काम करते हैं हमारे, ठीक है। तो यहाँ देखिए, जैसे हमने एक विड्थ डिफाइन किया 200, सॉरी विड्थ है आपका 50%, हाइट है 200 पिक्सल्स और बैकग्राउंड कलर में डिफाइन किया पाउडर ब्लू, और आप यहाँ देखेंगे इस तरह का अपना एक कंटेनर बन के रेडी हो रहा है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं जिसमें हाइट है 100 एंड विड्थ कितना है 500, और ये आप देखेंगे यहाँ पर इस तरह से आपको देखने के लिए मिल रहा है। अब जो हाइट और विड्थ प्रॉपर्टीज हैं इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, डू नॉट इंक्लूड पैडिंग, बॉर्डर्स और मार्जिन, क्योंकि ये एडिशनल होगा जो भी आप लगाओगे अपनी विड्थ और हाइट के ऊपर। तो कई बार क्या होता है जब हमें पैडिंग की रिक्वायरमेंट होती है ना, जैसे मैं एक एग्जांपल से यही समझा देता हूँ आपको, और वैसे तो आगे टॉपिक ये है दिया हुआ बट समझ लेते हैं इसको यहीं पर। अब आप यहाँ नोटिस करेंगे बाय डिफ़ॉल्ट कि भाई हाइट है आपकी 100 पिक्सल्स, विड्थ है 500, तो मैटर बिल्कुल चिपक के आ रहा है कॉर्नर पे। आप लोग ग्राफिक डिजाइनिंग पढ़ गए तो कभी भी समझाया जाता है ना कि जो भी हम डिज़ाइन बनाते हैं हमेशा एज में और कंटेंट में स्पेसिंग होना चाहिए, इससे क्लैरिटी थोड़ी सी एनहांस होती है हमारी, है ना। अब आप ये प्रिंसिपल देखो, बॉडी ने डिफ़ॉल्ट समझा हुआ है कि अगर ये मैटर बिल्कुल लेफ्ट में टच हो गया तो स्क्रीन के अंदर चला जाएगा, तो यूज़र को एक इल्यूजन क्रिएट होता है कि भाई मैटर कहीं कट तो नहीं रहा इसके अंदर। तो बॉडी ने डिफ़ॉल्ट आपको 10 पिक्सल का मार्जिन दिया हुआ है पहले से, ठीक है। अब मान लें कि अगर मैं ये विड्थ ना लिखूँ, मैं विड्थ को बोल देता हूँ ऑटो, क्योंकि मैं पढ़ा था ना कि क्या क्या वैल्यू हो सकती है। मैंने क्या बोला, ऑटो। दिखाई दे रहा है ना आपको, फुल विड्थ हो गया लेकिन लेफ्ट और राइट दोनों साइड में गैप है। अगर मैं ये लाइन को डिलीट कर देता हूँ ऊपर वाली, अब आप देखो इतना ही गैप आपको टॉप से भी मिलेगा देखने के लिए। और अगर हम लोग पेज को पूरा छोटा कर दें तो आप नोटिस करेंगे बॉटम से भी आपको इतना गैप यहाँ पर मिलेगा देखने के लिए। देखो मैं ऊपर कर देता हूँ पूरा, लेकिन नीचे गैप है ना, तो यानी कि हमें बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन जो है वो मेंटेन करना चाहिए। अब ये तो हो गया आउटसाइड, तो मार्जिन हो गया, लेकिन हम बात कर रहे हैं कलर और टेक्स्ट के बीच में, तो यहाँ मार्जिन नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा, पैडिंग। तो लिखिए पैडिंग, इसको फिर से 500 पिक्सल में रिप्लेस कर लेते हैं। px स्टैंड फॉर पिक्सल्स और आपने मेंशन किया पैडिंग।
हमने पैडिंग यहाँ पर डिफाइन किया भाई टॉप बॉटम से 20 और लेफ्ट राइट से 30। वैसे आप चाहो तो एक ही डाल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो आप यहाँ नोटिस करना, मेरा कर्सर यहाँ रखा हुआ है, ठीक है, और मैं पेज को रिलोड करूँगा तो 20 और 30 हमने मेंशन किया है, तो क्या होगा अगर 20 आपने लिखा है तो टॉप और बॉटम यानी कि 20 पिक्सल ऊपर नीचे यानी कि 40 पिक्सल हो जाएगा, ठीक है, और आपका लेफ्ट राइट 30 है तो 60 पिक्सल आपका विड्थ में बढ़ेगा। तो देखो रिलोड करने पर क्या हुआ, चेंज हो गया ना। अब मान लो कि आप ऐसा कुछ अचीव करना चाह रहे हो और एरिया आपके पास लिमिटेड है, तो क्या होगा, ये आपका डिज़ाइन को ख़राब करेगा ना, ये बाहर निकल जाएगा उस एरिया से। लेकिन मुझे ये सेम रिजल्ट भी चाहिए और साइज़ भी वही चाहिए था जो पहले था, 100 और 500। तो ऐसे केस में बहुत ही अमेजिंग प्रॉपर्टी आपको मिल जाती है यहाँ पर, बॉक्स साइजिंग, और आप यहाँ क्या लिखेंगे, बॉर्डर बॉक्स, साइज भी वही रह गया और पैडिंग भी मिल गया हमें, ठीक है। अब जिनको नहीं पता है इसके बारे में वो लोग क्या जुगाड़ करते हैं, वो यहाँ आएंगे, इस प्रॉपर्टी को हम लोग बंद कर लेते हैं, और ऐसा बड़े बड़े एक्सपर्ट लोग कर रहे हैं, वापस इसको ओरिजिनल पे ले आते हैं, ठीक है, जो अभी क्या है एक्सीड किया हुआ है। तो हमने ये समझा था कि टॉप बॉटम, तो यानी कि मुझे 40 पिक्सल यहाँ लेस करने पड़ेंगे, तो कितना हो गया, यहाँ पर कितना हो रहा है 60 पिक्सल, तो 440 रह गया। ऐसे करके लोग जुगाड़ करके वो साइज अचीव करते हैं, तो ये करने की ज़रूरत नहीं है, ओरिजिनल साइज रखो, अपना ये वाली प्रॉपर्टी पास करो, तो ये घटाने जोड़ने का काम क्यों करना है, ऑटोमेटिक हो जाएगा काम, है ना। रिलोड किया हमने और सीधे से हम अपनी इस प्रॉपर्टी को वापस से एक्टिव कर रहे हैं, सेम साइज विद पैडिंग, ठीक है। चलिए तो ये एक जस्ट डेमो था, हटा देते हैं उसको क्योंकि इसका जिक्र आ गया आएगा, और पैडिंग भी हटा देते हैं, ये भी हमने आपको समझाने के लिए ऐड किया था। आगे बढ़ते हैं। हम बात करेंगे बॉक्स मॉडल की। वैसे तो मैं आपको समझा चुका हूँ ऑलरेडी, तो ध्यान से एक बार रिवीजन देख लेते हैं क्विकली। ऑल HTML एलिमेंट कैन बी कंसिडर्ड एज अ बॉक्स, ठीक है। सो इन CSS द टर्म बॉक्स मॉडल इज यूज्ड व्हेन टॉकिंग अबाउट डिजाइन और layout. The CSS box model is essentially a box that wraps around every HTML element. It consists of content, padding, border and margin. तो content, उसके बाद क्या होता है padding, फिर होता है अपना border, फिर होता है अपना margin. So the image below illustrate the box model. So explanation of the different parts. Content, the content of the box, यानी कि element में क्या content है हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। Where text and image appear. Padding clears an area around the content. The padding is transparent. इसका कोई कलर नहीं होता, ठीक है। अगर बैकग्राउंड में होगा तो पैडिंग तक कलर आपको दिखाई देगा, अदरवाइज नहीं दिखाई देगा आपको। बॉर्डर that goes around the padding and content, and margin clears an area around the border. The margin again is transparent. तो जब हम लोग डिफ़ॉल्ट के साथ जाते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं, तो पैडिंग क्या आता है ग्रीन, मार्जिन क्या आता है ऑरेंज कलर। सो एग्जांपल आप यहाँ देखें, इस तरह से हमने यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है। राइट क्लिक करके अगर हम लोग यहाँ देखेंगे तो ये है अपना कंटेंट ब्लू कलर का, ग्रीन वाला आपका क्या है पैडिंग है, और वो वाला पार्ट आपका जो है वो मार्जिन है। तो ये देखो कंटेंट, पैडिंग, आपका बॉर्डर और ये मार्जिन, इस तरह से। Width and height of an element. In order to set the width and height of an element correctly in all browsers, you need to know how the box model works. Important thing is, when you set the width and height properties of an element with CSS, you just set the width and height of the content area. To calculate the total width and height of an element, you must also include the padding and border. So, in this example, हमने यहाँ पर एक width और height सेट किया 320 50 पिक्सल्स, पैडिंग कितना है 10 पिक्सल्स, यानी कि एड ऑन हो गया इसके अंदर चारों साइड से। यानी कि विड्थ कितना हो गया आपका, अगर हम विड्थ में देखें तो 330 हो गया, हाइट में अगर हम देखेंगे तो आपका 70 हो गया, क्योंकि लेफ्ट राइट और टॉप बॉटम दोनों से जुड़ता है ना। सो
रन करेंगे अपना एग्जाम्पल, तो आप यहाँ देखें कि जैसे कैलकुलेट द टोटल विड्थ, तो हमारा ये कुछ इस तरह से बन के आ गया। अब देखो हो क्या रहा है, 320 पिक्सल्स ये हमारी एक्चुअल विड्थ है। आपने लिखा 10 पिक्सल पैडिंग टॉप बॉटम और लेफ्ट राइट, तो आप यहाँ देखें 20 पिक्सल्स आपका ऐड हो जाएगा, 10 पिक्सल फ्रॉम लेफ्ट पैडिंग, 10 पिक्सल फ्रॉम राइट पैडिंग। हमने लिखा है बट 10 पिक्सल, तो 10 पिक्सल आपका लेफ्ट पैडिंग, 10 पिक्सल आपका राइट बॉर्डर, जिसमें बॉर्डर भी मेंशन है, क्योंकि बॉर्डर अगर आपने 5 लिखा है तो डबल हो गया, 5 पिक्सल लेफ्ट में, 5 पिक्सल राइट में, 5 पिक्सल टॉप में, 5 पिक्सल बॉटम में। तो टोटल आपकी जो विड्थ बन गई, अब यहाँ पर अगर आप देखोगे 320 और 10 पिक्सल की आपकी पैडिंग हो गई, ठीक है, तो आपका कितना होगा 340 और 5 पिक्सल का लेफ्ट राइट से बॉर्डर हो गया, तो टोटल कितना होगा 350 पिक्सल्स, ठीक है। तो अगर हम लोग इस इमेज को ध्यान से देखें यहाँ पर और इस कोड को ओपन कर लें इधर, हमने यहाँ पर इमेज का विड्थ कितना सेट किया था 350, लेकिन हमने यहाँ पर डिव की विड्थ सेट की थी 320, लेकिन सारी चीज़ें जब मिलके टोटल हुई तो हमारा बॉक्स और हमारी इमेज दोनों सेम साइज में आ गई। तो देख रहे हो हर चीज़ ऐड होती जा रही है, लेकिन जो मैंने भी आपको प्रॉपर्टी सिखाई है ना, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, वो इस प्रॉब्लम को खत्म कर देगी, यानी कि वो साइज उतना ही रहेगा। सर कैलकुलेट करना पड़ता होगा। हाँ, तो टोटल समझ आ गया ना बढ़िया से। तो यहाँ पर ध्यान रखना है टोटल एलिमेंट विड्थ प्लस लेफ्ट पैडिंग, राइट पैडिंग, लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर। इसी तरह से हाइट के केस में टोटल हाइट, टोटल पैडिंग फ्रॉम टॉप बॉटम एंड बॉर्डर फ्रॉम टॉप एंड बॉटम। इस तरह से कैलकुलेशन चलती है इसके अंदर। नेक्स्ट क्लास में आपको टॉपिक शुरू करेंगे आउटलाइन से, इसको थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। आउटलाइन होता है और एक आपका होता है बॉर्डर। अभी हमने बॉर्डर पढ़ा था ना, सेम है दोनों चीज़ें, लेकिन दोनों का रोल काफ़ी अलग तरीके से काम करता है, ठीक है। तो यहाँ से आपका नया टॉपिक शुरू होगा। सर ये बॉर्डर के ऊपर आती है।